नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है विधायिका। इस चैप्टर की हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो भी विद आंसर के साथ। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, और ये टर्म 2 एग्ज़ाम में आपके ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक तो चैप्टर की वीडियो को देख लेना है। अब ऐसा नहीं है कि भाई मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ तो सिर्फ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो को देख के ही निकल जाए। जो चैप्टर की वीडियो बनाया गया है, 2 पार्ट में आपको पूरे चैप्टर को समझाया गया है। ठीक है, तो चैप्टर की वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख ली, ताकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको समझाए जा रहे हैं आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, और इसके अलावा यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आगे हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है विधायिका का अर्थ। आपको इसमें विधायिका का मतलब बताना है, विधायिका है क्या वैसे। ठीक है, तो देखिए विधायिका की अगर हम बात करें तो भारत में एक संस्था है विधायिका, जो क्या करती है, मुख्य रूप से कानून बनाने का काम करती है। इसका मेन काम क्या है, कानून बनाना। अब देखिए दोस्तों, विधायिका जो है ना, विधायिका जो है हमारे देश की जो विधायिका है, संघ की विधायिका यानी कि केंद्रीय स्तर की जो विधायिका है, उसको हम बोलते हैं संसद। ठीक है, और जो ये संसद है ना, वो 3 अंगों को मिला के बनाया गया है। ठीक है, संसद का निर्माण जो है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला के हमारे देश का जो संसद है वो बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा राज्य के स्तर पे होता है, राज्य के स्तर पे जो विधायिका है उसको हम बोलते हैं विधानमंडल, क्योंकि सिर्फ केंद्र सरकार को ही कानून नहीं बनाने होते, बल्कि राज्य सरकार को भी बहुत सारे कानून बनाने होते हैं ना। अब राज्य स्तर पे जो विधायिका है जिसको हम क्या बोलते हैं, विधानमंडल बोलते हैं, जिसके भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, द्विसदनात्मक विधायिका के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। कि भाई द्विसदनात्मक मतलब जो हमारी जो विधायिका है उसके 2 सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये क्यों होना चाहिए, इसके महत्व क्या है, आप इसके पक्ष में कौन से 2 तर्क दे सकते हैं कि ये जो 2 सदन वाली जो विधायिका है वो बिल्कुल सही है ना। तो इसके पक्ष में आप 2 तर्क दे सकते हैं कि भाई इससे क्या होगा, सभी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो सकता है ना। अब आपको पता है कि भाई लोकसभा जो है ना, लोकसभा में तो भाई लोगों द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं, है ना। और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि भाई हर एक क्षेत्र से बराबर नेता लोग चुन के आए, किसी क्षेत्र से किसी पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलती है, किसी क्षेत्र से बहुत कम सीटें मिलती है, तो लोकसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। लेकिन राज्यसभा में आपको पता है कि हर एक राज्य से जनसंख्या के आधार पे सदस्यों को चुना जाता है, तो राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व हो जाता है, तो सभी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो सके, इस कारण हमें 2 सदन की जरूरत है। इसके अलावा प्रत्येक निर्णय पर पुनर्विचार भी हो सकता है। भाई आपको पता है कि मान लो लोकसभा में कोई भी प्रस्ताव पारित हो गया, कोई भी विधेयक पारित हो गया, है ना, और उसको फिर राज्यसभा में भेजा जाएगा, तो वहाँ पे दोबारा से उस पर विचार किया जा सकता है, जो कमियां है उसको सुधारा जा सकता है, उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप इस क्वेश्चन के उत्तर में बता देंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, राज्यसभा की संरचना को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपके राज्यसभा को किस तरीके से बनाया जाए, जैसे संरचना कैसी है, इसकी बनावट कैसी है, वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए, भारतीय संसद का जो ऊपरी सदन है, कौन सी सदन, ऊपरी सदन, जिसको हम क्या बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं, और इसके अगर अधिकतम सदस्य संख्या की बात करें तो 250 होते हैं, और इसमें से 12 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, और 238 जो सदस्य है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और जो विधानसभा के जो एक तरीके से बिल्कुल विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना, यानी कि विधायक वगैरह जो होते हैं, वही इन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है, इनका जो निर्वाचन है वो कितने वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए इनका निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, क्योंकि इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता रहता है। ठीक है, और जो मनोनीत जो सदस्य है, जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं, जैसे कि साहित्य, विज्ञान, कला, है ना, इन सभी क्षेत्रों से इन सदस्यों को चुना जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, विधेयक के प्रकार बताओ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको विधेयक का मतलब बता देना है, विधेयक होता क्या है। वैसे आपसे विधेयक का प्रकार पूछा गया तो आप सिर्फ विधेयक का प्रकार ही बताएं। ठीक है, देखिए विधेयक जो है ना, वो प्रस्तावित
कानून का जो प्रारूप है उसी को हम विधेयक बोलेंगे। यानी कि जो प्रस्तावित कानून, जो भी कानून बनने जा रहा है, उससे पहले का जो प्रस्ताव है एक तरीके से, जो कि दस्तावेज के रूप में लिखा गया है, वो क्या हो जाएगा, विधेयक हो जाएगा। जैसे इसको आप एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि जीएसटी को, जो भारत के जो नेता लोग हैं जीएसटी को लाना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, जीएसटी के बारे में एक दस्तावेज के रूप में या पन्ने पे लिख लेंगे, और वो जो प्रस्तावित एक तरीके से कानून है वो क्या हो जाएगा, वो विधेयक कहलाएगा। ठीक है, अब इसके प्रकार कितने हैं, तो यहाँ पे 4 प्रकार के विधेयकों की बात की गई है। सबसे पहले सरकारी विधेयक। अब देखो, सरकारी विधेयक उन विधेयकों को कहा जाता है जो किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। ठीक है, मंत्री जो जिसके पास कोई विभाग होता है, जैसे कि वित्त मंत्री हो गया या रक्षा मंत्री हो गए आपके। ठीक है, तो ये अगर किसी विधेयक को मतलब पेश करेंगे संसद के सामने तो सरकारी विधेयक हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा है निजी सदस्यों के विधेयक। अब निजी सदस्यों के विधेयक उन विधेयकों को कहा जाता है जो किसी मंत्री के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति भी इसको क्या कर सकता है, पेश कर सकता है। ठीक है, तो ये निजी सदस्यों के विधेयक हो जाएगा। तीसरा है आपका गैर वित्तीय विधेयक, जिसका भाई संबंध पैसों से नहीं है, धन से नहीं है ना। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक। अब देखो, संवैधानिक संशोधन विधेयक उन विधेयकों को कहा जाता है ना जिसका संबंध संविधान में संशोधन करने से है। ठीक है, और संविधान में संशोधन करने के अलावा जितने भी विधेयक होंगे वो सब सामान्य विधेयक की श्रेणी में आ जाते हैं। उसके अलावा चौथा पॉइंट है आपका वित्त विधेयक। वित्त विधेयक यानी कि जिसका संबंध पैसों से है। गैर वित्त विधेयक यानी कि जिसका संबंध पैसों से नहीं है। ठीक है, और वित्त विधेयक उस विधेयक को कहेंगे हम जिसका संबंध पैसों से है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, वित्त विधेयक और गैर वित्त विधेयक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऊपर ही वैसे हमने समझ लिया था इसको, कोई बात नहीं, एक बार और देख लेते हैं। वित्त विधेयक, देखो लिखा क्या है कि संविधान में संशोधन के लिए किए गए सामान्य विधेयक को गैर वित्त विधेयक कहते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी सामान्य विधेयक है ना वो सब गैर वित्त विधेयक है जिसका संबंध पैसों से या धन से नहीं है। लेकिन धन संबंधी जो भी विधेयक होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, वित्त विधेयक बोलेंगे। जैसे कर लगाने के प्रस्ताव का जो बजट है वो एक तरीके से वित्त विधेयक के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अब भाई अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसके अंदर कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई पहला तो भाई वो भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता क्या होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो। इसके अलावा आयु कितने वर्ष, 25 वर्ष, कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। पागल और दिवालिया ना हो। पागल तो पता ही आपको, दिवालिया का मतलब ये है कि भाई उसकी जितनी भी संपत्ति वगैरह है वो सारा कुछ नीलाम किया जा चुका है और उसके पास बाकी कुछ नहीं है, वो दिवालिया हो चुका है, बर्बाद हो चुका है एक तरीके से, कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसके अलावा चौथा पॉइंट है, किसी लाभदायक सरकारी पद पर ना हो, कोई सरकारी जॉब ना करता हो। ठीक है, अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो अगर आप सरकारी जॉब कर रहे हो तो उसको छोड़ना पड़ेगा, जब भी जाके आप लोकसभा का सदस्य बन सकते हो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको छठे क्वेश्चन में बताने हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत में कानून बनने की प्रक्रिया। अब देखो, भारत में कानून बनता कैसे है, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो भी जनता की इच्छा है ना उसी को एक तरीके से कानून के शक्ल में जो लोकसभा के जो भी नेता लोग हैं वो लाते हैं। मतलब जनता की इच्छा के अनुसार ही कानून बनाया जाता है, जो जनता की इच्छा है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब कोई भी कानून बनता है तो कानून बनने के बहुत सारे स्टेज है, अलग अलग प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कानून बनाया जाता है। बहुत आसान प्रक्रिया नहीं है, थोड़ा कठिन प्रक्रिया है कानून बनने की। ठीक है, अब देखो, कानून बनने, कोई भी कानून बनने जा रहा है तो उसको एक विधेयक के रूप में क्या किया जाएगा, संसद में पेश किया जाएगा। विधेयक का मतलब मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि मान लो कि भारत से धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाना है। ठीक है, तो धारा 370 को जब जम्मू कश्मीर से हटाना होगा तो क्या करेंगे, उसका एक लिखित दस्तावेज तैयार किया जाएगा और उसको संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाएगा, है ना। संसद के किसी भी सदन में क्या किया जा सकता है, पेश किया जाएगा। अगर धन विधेयक नहीं है ना तो उसको किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन अगर धन विधेयक है तो सबसे पहले उसको लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे चरण में क्या होता है कि भाई इस समिति के पास भेजते हैं इस विधेयक को। उसके बाद समिति क्या करवा सकती है, या तो संसद में मतलब चर्चा हो सकता है उस पर। ठीक है, संसद में चर्चा हो सकता है, समिति अपना रिपोर्ट देगी उसके बाद, और इस रिपोर्ट को संसद जो सदन है वो चाहे तो मान सकता है या फिर नहीं मान सकता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि पहले स्टेज में क्या होता है,
जितने भी सांसद हैं ना, उन सभी को विधेयक के बारे में परिचित कराया जाता है, परिचय दिया जाता है। उसके बाद सभी लोग क्या करेंगे, उसमें जो भी कमियां है उस पर विचार विमर्श करेंगे और उस विधेयक में जो भी कमियां होंगी ना उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और तीसरे स्टेज में क्या होगा, वोटिंग होगी, मतलब कि वोटिंग करवाई जाएगी। अगर उसको बहुमत मिल जाता है, ठीक है, सदन में, तो फिर उसको आगे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। अगर लोकसभा में पहली बार पेश किया गया, लोकसभा से पास हो गया, तो उसको फिर राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये प्रक्रिया होती है। दूसरे सदन में भेजने के बाद ये तीनों प्रक्रिया दोबारा से अपनाई जाती है, ठीक है। लेकिन मान लो कि कई बार क्या होता है कि दोनों सदन में मतभेद हो गया, लोकसभा और राज्यसभा में क्या हो गया, मतभेद हो गया। तो मतभेद होने की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाती है। मतलब दोनों सदन को एक साथ चर्चा के लिए, विचार विमर्श के लिए बुलाया जाता है। और उसके बाद अगर ये दोनों सदन से पारित हो जाता है तो उसको भेज दिया जाता है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। राष्ट्रपति उस पर पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति उस विधेयक को मंजूरी दे देता है तो विधेयक क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, ठीक है। और जो IAS ऑफिसर वगैरह जो अपने इलाके में होंगे वो क्या करेंगे, उस कानून का कड़ाई से पालन करवाएंगे। तो ये हो गया आपका कानून बनने की प्रक्रिया, जो कि हमारे देश में इस तरीके से कानून बनता है, ठीक है। तो कानून बनने के 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहले विधेयक को किसी भी सदन में पेश कर दिया जाएगा, अगर धन विधेयक नहीं है तो, ठीक है। पेश करने के बाद क्या होगा, परिचय कराया जाएगा उसका, मतलब सभी सदन के सभी सदस्यों को बताया जाएगा। उसके बाद वोटिंग होगी, मतलब चर्चा विमर्श वगैरह होगा और उसके बाद वोटिंग कराई जाएगी, ठीक है। वोटिंग होने के बाद अगर पास हो जाता है तो उसको दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा। अगर दूसरे सदन में भी पास हो गया, उसमें भी 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा विधेयक को, और दूसरे सदन में भी पास हो गया तो उसको फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही कोई भी विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं बल्कि जन भावनाओं और जनता की इच्छाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है भाई, इसको समझना पड़ेगा ध्यान से आपको। लोकसभा जो है वो कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं बल्कि जन भावनाओं और जनता की इच्छाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इस कथन से सहमत है? अपने उत्तर के लिए कारण दें। देखिए, वास्तव में जो लोकसभा है ना, वो कार्यपालिका पर सिर्फ नियंत्रण रखने का ही एक मतलब मंच नहीं है, बल्कि लोगों की, आम लोगों की, जनता की जो इच्छा है ना उसको भी अभिव्यक्त करने का मंच है। मतलब जनता की इच्छाओं को भी वहाँ से पता चलता है हमें, ठीक है। क्योंकि लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं, इसको किसने चुना है? हम आम लोगों ने चुना है, हम जनता ने चुना है ना। तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो हमारी भावनाओं को समझेंगे, हमारी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको ही बताना है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखेंगे कि हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं कि लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं बल्कि जन भावनाओं और जनता की इच्छाओं की अभिव्यक्ति करने का मंच है। क्योंकि इसके जो सदस्य है वो उसको कौन चुनता है? जनता, है ना। जनता के प्रतिनिधि है ये, है ना। जनहित में कानून बनाएंगे, हमारी इच्छाओं को, हमारी भावनाओं को समझेंगे, ठीक है। और क्योंकि चुनाव में हमने इनको चुना है तो ये हमारे प्रति क्या होंगे? जनता के प्रति जवाबदेही भी होंगे, क्योंकि इनको हम खुद आम लोगों ने चुना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से समझा सकते हैं, अपने लैंग्वेज में लिखे। इसमें ज़्यादा अगर आप आंसर बनाएंगे तो कम से कम 1 से 1.5 पेज में आप इसके आंसर अपने शब्दों में बनाकर आप लिख सकते हैं, ठीक है। कम से कम अगर 6 मार्क्स में या 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो 6 पॉइंट आप अपने शब्दों में इसका अच्छे से लिख दे, व्याख्या सहित, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संसद के वित्तीय समितियों के प्रकार तथा उसके कार्य बताइए। आपको पता है कि भाई संसद के पास बहुत सारे काम है, ठीक है। अब काम जो है वो समितियों के माध्यम से किया जाता है। अलग अलग समितियां बनाई गई है जिसकी अपनी अलग अलग भूमिका है, जो संसद के कामकाज की देखरेख करते हैं, ठीक है। तो संसद में क्या है, एक वित्तीय समिति भी है जो कि पैसों से जुड़ी हुई जितनी भी लेन देन है के जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं उसको देखरेख करती है वित्तीय समिति, ठीक है। अब वित्तीय समिति के यहाँ पे 3 प्रकार का वर्णन किया गया है जो अपनी अलग अलग भूमिकाएं निभाती है। सबसे पहले है लोक लेखा समिति। अब लोक लेखा समिति क्या करेगी? भारत सरकार के विभिन्न विभागों के खर्च की नियमन अनुसार हुआ है या नहीं इसकी देखरेख करेगी कि भाई खर्च जो है वो सही अनुसार, मतलब किस तरीके से खर्च हो रहा है, हमारे जो साधन है, जो पैसे हैं, उसको किस तरीके से खर्च किया जा रहा है उसकी देखरेख करती है, ठीक है। उसके बाद है
प्राक्कलन समिति, ठीक है। खर्च में किफ़ायती किस तरीके से की जा सकती है, मतलब खर्च में किस तरीके से कमी लाई जा सकती है, उसकी देखरेख करती है, ठीक है। इसके अलावा लोक उपक्रम समिति है ना। अब लोक उपक्रम समिति क्या करती है, सरकारी उद्योगों की रिपोर्टों की जांच करती है। जो भी सरकारी उद्योग है, यानी कि जो भी कंपनी है, फैक्ट्री कह सकती है, उसकी देखरेख करती है, ठीक है। और उद्योग या व्यवसाय को कुशलतापूर्वक चलाया जा रहा है या नहीं, इस चीज़ को देखने का काम कौन करेगी, लोक उपक्रम समिति करेगी, ठीक है। तो ये 3 समिति है, संसदीय समिति, वित्तीय समिति, अब संसदीय वित्तीय समिति है, ठीक है। जो पैसों से जुड़ी हुई, जो भी लेन देन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, उसकी देखरेख कुल मिला के करने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं संसद के मुख्य कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो भाई यहाँ पे हेडिंग है, आपको डिफाइन भी करके बताने होंगे, सारे पॉइंट्स को डिफाइन करने हैं। बाकी इस चैप्टर का जो नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम पे, और ये जो पीडीएफ जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको समझा रही है, जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा, ठीक है। तो संसद के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए, हेडिंग है, मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। बाकी नोट्स जब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा तो उसमें सभी पॉइंट्स को डिफाइंड भी किया गया है। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए। देखिए, सबसे पहला संसद का कार्य है विधायी कामकाज। विधायी कामकाज यानी कि कानून निर्माण से संबंधित जितने भी कामकाज है वो संसद के द्वारा ही किया जाता है। कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन है, संसद ही है। सभी कानून भारत की संसद के द्वारा ही बनाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है संसद। आपको पता है कि संसद में बहुत सारे सत्र होते हैं, जिसपे प्रश्नकाल, शून्यकाल होते हैं, वाद विवाद होता है, बहस होता है, चर्चाएं होती है, जिसके माध्यम से संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। वित्तीय कार्य है ना, बहुत सारे वित्तीय कार्य है, पैसों का लेखा जोखा जो भी है, खर्च का जो भी विवरण है संसद के पास होता है। इसके अलावा बजट भी कहाँ पेश किया जाता है, संसद में ही पेश किया जाता है। वहाँ पे सारा वेरवा, पूरा जानकारी सरकार को, कार्यपालिका को देना होता है कि किसी पैसों को, धन को कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। प्रतिनिधि भी करती है भाई, अलग अलग देश, हमारे देश के अलग अलग क्षेत्र का प्रतिनिधि करती है, जातीय समूह का प्रतिनिधि करती है, धार्मिक समूह का प्रतिनिधि करती है, क्योंकि संसद में अलग अलग क्षेत्र से लोग चुन के आते हैं, सदस्य चुन के आते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बहस का सर्वोच्च मंच है, किसी भी मुद्दे पे, किसी भी विचार पे यहाँ पे जोरदार बहस कभी भी बुलाया जा सकता है, संसद के सत्र को बुलाया जा सकता है ना। संवैधानिक कार्य करना होता है, बहुत सारे संवैधानिक कार्य करते हैं, जैसे कि संविधान में संशोधन से जुड़ी हुई जो कार्य है वो कौन करता है, संसद ही करता है। संविधान में संशोधन अगर करना है तो संसद की दोनों ही सदन की इसमें विशेष भूमिका होती है ना। इसके अलावा निर्वाचन संबंधित कार्य भी है भाई, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव वगैरह करने का काम है, न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने का जो काम है, ये सारे काम कौन करती है, संसद ही करती है, ठीक है। तो ये सारे कार्य आपको संसद के कार्य में बता देने हैं, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन जो थे वो आपके करवा दिए गए हैं, इस चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं, मेरे को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। बाकी यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दे, ताकि आपके जो दोस्त है वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपना फ़ायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।